हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की हम इस वीडियो में हमारे सतवाहनास को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमारे सतवाहनास को हम उनके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को समझेंगे। तो चलिए आज के हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो आज हम पढ़ेंगे हमारे सतवाहनास का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था, इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। तब अगर हम बात करें, सतवाहनास किंग was represented as the upholder of dharma। इन्हें upholder of dharma कहा जाता था। जो हमारे सतवाहनास के जो किंग थे, जितने भी राजा यहाँ रहे हैं, सतवाहनास के जो किंग्स हुआ करते थे, सतवाहनास किंग जो थे, इन्हें अपहोल्डर ऑफ धर्मा कहा जाता है। अपहोल्डर ऑफ धर्मा मतलब धर्म के जो रक्षक थे, उनके लिए इन्हें ये वर्ड का यूज़ किया जाता था एज अपहोल्डर ऑफ धर्मा। तो यहाँ पर ये हमारे जो धर्म शास्त्र जो हुआ करते थे, ये उनको माना करते थे। ये अपने आप को एज ब्राह्मण जो थे वो कंसीडर किया करते थे। तो यहाँ पर अगर हम देखें, इन ऑर्डर टू एट्रीब्यूट डिवाइनिटी ऑफ किंगशिप, most kings were represented as possessors of supernatural powers। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे किंग्स हुआ करते थे, मोस्टली जो सतवाहनास किंग थे, इन्हें यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता था दैट दे वर द पोजेसर्स ऑफ सुपरनैचुरल पावर्स। तो इन्हें जो था वो इनके पास माना जाता है, ये बिलीव किया जाता था, इट वॉज बिलीव्ड। तो यहाँ पर एक बिलीव था, एक यहाँ पर इन्हें माना गया है कि जो मोस्टली जो हमारे सतवाहनास किंग होंगे, जो मोस्टली हमारे सतवाहनास किंग होंगे, मोस्ट जो किंग्स हुआ करते थे, इनके पास सुपर नेचुरल पावर थी। इनके पास सुपर नेचुरल पावर इन्हें जो था उनसे कंसीडर किया जाता था। जो मोस्ट किंग्स थे सतवाहनास के, किंग्स हुआ करते थे सतवाहनास के, इन्हें कहा जाता था कि दे कंसीडर एज द पोजेसर्स ऑफ सुपर नेचुरल पावर्स। इनके पास सुपर नेचुरल पावर्स थी। वो देखिए ना आपने, वो सुपर नेचुरल पावर्स वाले जो हमारे हीरोज दिखाए जाते हैं, जिन्हें माना जाता है कि ये एज अ पिक्चर्स में हमारे साउथ इंडियन की मूवीज़ में ज़्यादातर दिखाए जाते हैं कि भी एक पंच से हीरो जो है वो 10 जो उसके पास विलेंस खड़े थे या जो उसे मारने आ रहे थे, किडनैपर्स हैं, जो कुछ भी हैं, उनको वो एक को मारता है, वो 7 जो उसके आसपास के जो सभी हुआ करते थे विलेंस, वो भी हवा में उड़ जाते हैं। वो देखा है ना, उनके पास एक सुपर नेचुरल पावर वो ही दिखाई जाती है कि एक इनके पास एक सुपर नेचुरल पावर है, एक को मारते हैं 10 खुद ब खुद मर जाते हैं। तो ऐसे इनके पास, किंग्स के पास एक यहाँ पर सुपर नेचुरल पावर मानी गई थी, सुपर नेचुरल पावर माना गया था इन्हें। और इनके पास एक क्वालिटीज़ हैं जो मिथिकल हीरोज़ जो हुआ करते थे, जो हमारे मिथिकल हीरोज़ के पास होती हैं, वैसी ही इनके पास भी पावर्स हुआ करती थी। ये भी इनको मिथिकल हीरोज़ के क्वालिटीज़ के साथ यहाँ पर जो है इन्हें माना गया है। मिथिकल हीरोज़ की जो क्वालिटीज़ थे, हीरोज़ की जो क्वालिटीज़ हैं, वो भी इनके पास हुआ करती थी। तो इन्हें ये सब भी इन्हें माना जाता है। जो अगर हम देखें, जो सतवाहनास हैं, सतवाहनास रिटेन सम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ऑफ अशोकन टाइम। देखो, सतवाहनास ने जब रूल किया तब मौर्यास का रूल इतना ज़्यादा नहीं था। मौर्यास के रूल के बाद ही, उनके डिक्लाइन के बाद ही सतवाहनास जो है इतना पावरफुल कोई किंगडम आ पाया है। मौर्यास के बाद अगर कोई पावरफुल किंगडम आया तो वो सतवाहनास का ही था। सतवाहनास का जो आगमन जब हुआ तब जो हमारे मौर्यास थे, मौर्यास डिक्लाइन हो चुके थे। फिर भी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स इस तरह की थी जो ये अभी भी प्रचलित थी। वहाँ पर मौर्यास की कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जो थी वो सतवाहनास ने अभी भी प्रचलित रखी थी, जो उन्हें अच्छी लगी कि भी ये जो चीज़ें हैं ये हमारे जो किंगडम है इसमें भी होनी चाहिए। तो वो चीज़ अगर किसी से भी आपको अच्छी क्वालिटीज़ मिल रही है ना, तो वो अडेप्ट कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पर भी सतवाहनास ने अशोका के टाइम पर जो उनकी अच्छी क्वालिटीज़, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन जो था,
वो उन्होंने ग्रैस्प कर लिया, वो उन्होंने अपने एम्पायर में भी उस चीज़ को शामिल कर लिया। तो यहाँ पर सतवाहनास ने अगर हम देखें, सतवाहनास ने अशोका के टाइम का, अशोकन टाइम्स पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स थी, एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ यूनिट्स इस तरह की थी जो सतवाहनास को अच्छी लगी, तो ये इन्होंने अपने राज्य में सतवाहना एम्पायर में ये चीज़ें इन्होंने रिटेन करके रखी थी। रिटेन्ड, तो इन्होंने ये चीज़ें रिटेन करके अपने राज्य में भी लेकर के आए, उनको भी इन्होंने अडॉप्ट कर लिया था। जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें, जो किंगडम था वो डिवाइडेड था इनटू सब डिविजन्स कॉल्ड किंगडम। जो किंगडम था, किंगडम को यहाँ पर इन्होंने जो था वो डिवाइडेड था एक सब डिवीजन में। किंगडम को यहाँ पर सब डिवीजन में डिवाइड किया हुआ था, सब डिवीजन में डिवाइड किया हुआ था। और इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है, इसी सब डिवीजन को कहा जाता है राष्ट्र और अरहर्स कहा जाता है। तो ये और कुछ नहीं, ये कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ही होते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट्स कहा जाता है। अगर नॉर्मल भाषा में इसे समझाऊं, आम तौर पर इन्हीं किंगडम को, जो किंगडम्स थे, जैसे कि ये एक किंगडम है, इसको सब डिवाइड कर दिया गया। तो ये जब सब डिवीजन हुआ, इस किंगडम का डिवीजन हुआ, तो ये क्या बन गया? ये एक पार्ट एक बन गया हमारा, एक डिस्ट्रिक्ट बन गया। जैसे कि आज हमारी स्टेट्स हैं, जैसे इंडिया एक पूरी कंट्री है जिसमें बहुत सारे क्या हैं, यहाँ पर स्टेट्स हैं, अलग अलग स्टेट्स हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा हरियाणा है, हमारा यूपी है, बिहार है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है। कितने अलग अलग भांति के लोग यहाँ रहते हैं, कितनी डाइवर्सिटी रहती है हमारे इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटी के लोग रह रहे हैं, बहुत कम्युनिटी से लोग आ रहे हैं, इतने सारी स्टेट्स हैं, इतने सारे हमारे यूनियन टेरिटरीज़ हैं। तो ये सब यूनियन टेरिटरीज़, हमारे जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स के अंदर भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ज़िले हैं अंदर, जहाँ पर अगर हम देखें तो फिर अलग अलग ज़िले यहाँ पर प्रेजेंट हैं हमारे पास। हर स्टेट के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स होने के कारण वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन अलग चल रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर था कि एक किंगडम है, पूरा का पूरा ये किंगडम है, किंगडम को आगे सब डिवाइड किया है, वो सब डिवाइड करके इसे बोला जाता है डिस्ट्रिक्ट और राष्ट्र और अरहर्स कहा जाता है। तो यहाँ पर ये हमने समझा कि ये चीज़ें भी प्रेजेंट थी। और यहाँ पर देयर वर ऑल्सो ऑफिसर्स कॉल्ड एज अमात्यास और महामत्रास। यहाँ पर ऑफिसर्स भी थे, यहाँ पर ऑफिसर्स भी प्रेजेंट थे, जिन्हें अमात्यास बोला जाता है या इन्हें महामत्रास कहा जाता है, महामत्रास कहा जाता है। who were perhaps ministers और advisor of the king। ये अमात्यास और महामत्रास और कोई नहीं, ये एडवाइज़र हैं किंग के, ये ऑफिसर्स किंग के एडवाइज़र हैं, ये लोग एडवाइज़र ऑफ किंग, या ये मिनिस्टर हैं या ये एडवाइज़र हैं किंग के। तो हमने यहाँ पर महामत्रास के बारे में भी देखा। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पर सेनापति भी थे। सेनापति वॉज अपॉइंटेड प्रोविंशियल गवर्नर।
तो यहाँ पर हमारे पास सेनापति भी थे। सेनापति भी प्रेजेंट थे। सेनापति भी प्रेजेंट थे। अपॉइंटेड प्रोविंशियल गवर्नर, इन्हें प्रोविंशियल गवर्नर कहा जाता है, इन्हें अपॉइंट किया जाता है अपॉइंटेड प्रोविंशियल गवर्नर। provincial governor. It was probably done to keep the tribal people who were not thoroughly Brahmanized under strong military control. इन्हें जो रखा गया है शायद इसीलिए था to keep the tribal people who were not thoroughly Brahmanized. तो यहाँ पर वो लोगों के लिए है जो पूरी तरह से इतने ज़्यादा जो थे हमारे ब्रह्मानिज्म के लिए नहीं थे, वो इन सब को, इन ट्राइबल पीपल्स को जो है वो एक कंट्रोल करने के लिए रखा गया है, क्योंकि ये खुद को ब्राह्मणाइज्ड पर्सन किंग्स मानते थे कि हम ब्राह्मण से आते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ ट्राइबल्स इस तरह के होंगे जो ब्राह्मणिकल नहीं होंगी, तो उन सबको कंट्रोल के लिए ये यहाँ पर सेनापति को यहाँ पर रखा गया होगा। तो यहाँ पर लोएस्ट लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वॉज ग्राम, जहाँ जिसे बोला जाता है विलेज। अगर लोएस्ट लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देखा जाए, लोएस्ट लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देखा जाए, सबसे लो लेवल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो होता है ग्राम में। ये है ग्राम में, मतलब विलेज। और अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक और सब डिवीजन आ जाती है जिसे बोला जाता है, ये आ गया विलेज, और ग्राम्स यहाँ पर प्रेजेंट थे। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट था, ये डिस्ट्रिक्ट था, और डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही यहाँ पर एक और डिवीजन आ जाती है जिसे बोला जाता है ग्राम और विलेज, और विच वॉज अंडर द चार्ज ऑफ गोलमिका। ये किसके अंडर था? ये जो ग्राम था ये अंडर था चार्ज ऑफ ए गोलमिका। ये वर्ड्स जो यूज हो रही हैं जैसे कि ग्राम, सेनापति, गोलमिका, ये वर्ड्स इस तरह के हैं जो हमारे प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं वो अक्सर यूपीएससी पूछ लेता है। ये वहाँ से क्वेश्चंस हैं, यहाँ से बहुत सारे बेसिक सी चीज़ें हैं। देखो, बेसिक चीज़ों से आज हमारा जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा आ रहे हैं, इन्हीं सब चीज़ों से वो क्वेश्चंस पूछ रहा है और पूछेगा भी आगे वाले क्वेश्चंस में, आगे आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स होंगे उनसे भी पूछेगा, क्योंकि ये इस तरह की चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और हम लोग अक्सर इन चीज़ों को भूल जाते हैं। जो चीज़ भूल जाते हो वही पेपर में आ जाएगी, जो चीज़ याद रखते हो वो शायद आ भी सकती है, आ भी नहीं सकती। देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि भी क्या होगा क्या नहीं होगा। एक सिक्के के दो पहलू हैं, हो सकता है आ जाए, हो सकता है ना आए, लेकिन इतना तो डेफिनेटली क्लियर है कि जो पॉइंट्स हैं, जो वर्ड्स होते हैं जैसे कि ग्राम, गोलमिका, द टाइटल्स विच आर एज्यूम्ड बाय द किंग्स, और जो वहाँ पर जो मिलिट्रीज के नाम जो होते हैं जैसे कि अमत्यास, महामत्रास, ये चीज़ें ऐसी तो वो अक्सर ही पूछ लेता है, क्योंकि एक किंगडम में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। वो आगे वाला किंगडम भी जो होगा, अच्छी चीज़ों को देख करके, अच्छी चीज़ें आप अडॉप्ट करते हो, उन्हें ग्रास्प करते हो, तो वो अच्छी चीज़ें तो आगे आने वाला राज्य भी उन्हें अडॉप्ट करेगा, उन्हें अपने अंडर शामिल कर लेगा। हो सकता है उससे भी कोई अच्छी चीज़ लेकर के आए, हो सकता है उसको ज़्यादा अच्छा लगा हो तो वो राजा उसको अडॉप्ट कर ले। जैसे कि हमारे सतवाहनास ने अशोका के जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स थी उनको अडॉप्ट किया, जिनके बारे में अभी हम डिस्कशन यहाँ पर कर रहे हैं।
तो यहाँ पर गोलमिका को बोला जाता है विलेज हेडमैन। गोलमिका आर नथिंग, दीज आर द विलेज हेडमैन्स। ये और कोई नहीं, ये विलेज हेडमैन्स हैं। जैसे आज सरपंच होता है, सरपंच जी, ठीक है, जैसे पंचायत की सीरीज आई थी जिसमें विधायक जी थे, वैसे ही यहाँ पर भी एक हमारे सरपंच जी हैं जिनका नाम है गोलमिका। उन्हें गोलमिका बोला जाता है। आज के टाइम पर हम सरपंच बोल देते हैं, तब वो गोलमिका जी थे। तो ये विलेज हेडमैन हैं, विलेज हेडमैन हैं। Who was also the head of the military regiment consisting of 9 chariot। ये जो होते थे, ये हमारे यहाँ पर एक मिलिट्री रेजिमेंट भी रहा करते थे। हर विलेज में एक मिलिट्री रेजिमेंट रह रहा था, मिलिट्री रेजिमेंट था। मिलिट्री रेजिमेंट के ये यहाँ पर हेड भी थे, ये हेड थे, ये हेड हैं ऑफ मिलिट्री रेजिमेंट। मिलिट्री रेजिमेंट जो था उसके ये हेड भी रहे हैं। और इनके पास यही जो हमारे हेड हैं, हमारे विलेज हेडमैन हैं, गोलमिका हैं, इनके पास जो हमारे गोलमिका हैं, इनके पास 9 तो चैरियट्स थे, 9 चैरियट्स थे, 9 चैरियट्स, 9 ही एलिफेंट्स, 9 एलिफेंट्स थे इनके पास। 25 घोड़े थे, 25 हॉर्सेस, 45 फुट सोल्जर्स। देखो ये ऑलरेडी प्रिपेयर थे, अगर गांव में कहीं पर भी हमला होता है तो वहां पर भी मिलिट्री प्रेजेंट थी, वहां पर भी आर्मी प्रेजेंट थी। जैसे कि इनके पास 9 चैरियट्स थे, 9 एलिफेंट्स थे, 25 घोड़े थे, 45 फुट सोल्जर्स थे। तो यहाँ पर इनके पास एक मिलिट्री रेजिमेंट ऑलरेडी रेडी था कि अगर कहीं से भी आक्रमण हो तो हम उस दुश्मन को हरा सकें, हम उनका जो है डट कर सामना कर सकें। इसीलिए यहाँ पर मिलिट्री रेजिमेंट्स प्रेजेंट थे। और इनके हेड कौन होते थे? गोलमिका जी ही इनके हेड थे। सरपंच जी के पास ही ये सब चीज़ें हुआ करती थी। आज अगर सरपंच के पास ये चीज़ें आप दे दोगे तो फिर शायद वो और भी ज़्यादा खुद को एक पावरफुल पर्सन जो है एक कंसीडर करना स्टार्ट कर दे। वो इतना एडमिनिस्ट्रेटिव ना कर पाए, इतने अच्छे से वो चीज़ों को हैंडल ही ना कर पाए। क्योंकि पावर जब आती है अपने साथ एक पावरफुल, एक जो होता है ना, एक पावर का जो नशा है वो बहुत ही ज़्यादा गलत है, ये होना नहीं चाहिए, लेकिन वो अपने साथ ले करके आती है। तो ये चीज़ें जो हैं अगर आज के टाइम पर अगर हम ये ही चीज़ें आज के सरपंच को दे दी जाए तो हो सकता है वो काम ही ना करे और वो इसी चीज़ में जो है ये अपने पर्पस के लिए इन चीज़ों का यूज़ करना स्टार्ट कर दे। लेकिन आज अगर इनके टाइम पर क्या होता था, सॉरी, इनके जब गोलमिका जी प्रेजेंट थे, गोलमिका जी ये सब चीज़ें रखते थे ताकि वो प्रिपेयर रह सकें। अगर किसी दुश्मन ने आक्रमण कर दिया तो उनके पास ऑलरेडी ये मिलिट्री प्रेजेंट है, वो उन चीज़ों का डट करके सामना कर सकते हैं, इसीलिए इनके पास हुआ करते थे। और अगर हम यहाँ पर हमारा मिलिट्री कैरेक्टर देखें सतवाहनास का, इज ऑल्सो एविडेंट विद द यूज ऑफ टर्म्स लाइक कट्टका एंड सिकंदवरास। द मिलिट्री कैरेक्टर ऑफ सतवाहनास, जो मिलिट्री थी सतवाहनास की, ये भी हमें पता चलता है कि यहाँ पर कट्टक और सिकंदवरास का एक जो टर्म है ये भी यूज़ की जाती थी, जो कि हमें सतवाहनास की इंस्क्रिप्शन से ही इनके बारे में यहाँ पर पता लगता है। जो सतवाहनास ने इंस्क्रिप्शंस बनवाई थी, जो इनकी इंस्क्रिप्शंस थी, देखो हिस्ट्री तो हमें इन्हीं चीज़ों से ही पता लगती है। ऐसा कोई नहीं है भी जो आकर के हमें बता दे भी अच्छा यहाँ पर ऐसा हुआ था, वहाँ पर ऐसा हुआ था, ये ऐसे हुआ था, इनका टाइमलाइन ये रहा है। वो हमें चीज़ें एक्सकावेट करने के बाद ही पता लगी हैं ये सारी चीज़ें। हिस्ट्री जो है किसी भी जगह की, वो हमें उन चीज़ों को एक्सकावेट करने के बाद पता लगी हैं। आज भी जो है हिस्ट्री में हम चीज़ें जो हैं, जब आपने करंट अफेयर्स में देखा होगा ना भी यहाँ से हमें ये हड़प्पा के समय से ये चीज़ें मिल रही हैं, ये अभी हमने ये खुदाई की तो आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उनको ये चीज़ें मिली।
तो वो हमें खुदाई के बाद, एक्सकावेट करने के बाद ही चीज़ें मिली। अभी भी हमारे चीज़ें कुछ इस तरह की हैं जो हमें नहीं मालूम, लेकिन हर जगह वो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो हिस्ट्री हमारी अंडर ही है, हमारे चीज़ों के पुरातन जो चीज़ें होती हैं उनसे ही हमारी हिस्ट्री के बारे में पता लगता है। तो सतवाहनास का जो इंस्क्रिप्शंस इन्होंने बनवाई थी, उनसे हमें पता चला कि जो इनका जो मिलिट्री कैरेक्टर था, मिलिट्री थी, इनके मिलिट्री में कुछ वर्ड्स थे जैसे कि कटक और सिकंदवरा जैसी चीज़ें भी यहाँ पर यूज़ हो रही थी। सिकंदवरास ये डिनोट करती हैं, which denote military camps and settlements attached to a particular king and also served as administrative centers। तो ये मिलिट्री कैंप्स को ही डिनोट कर रही हैं। ये चीज़ें मिलिट्री कैंप्स को यहाँ पर डिनोट कर रही हैं, जो किंग्स के साथ यहाँ पर अटैच की जा सकती हैं। उनके सेटलमेंट्स के बारे में है, जहाँ से जो है एक किंग एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर से इनको यहाँ पर डिनोट कर सकता है, जहाँ से किंग जो है वो ऑर्डर्स दे रहा था, या वहाँ पर जो है एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर इन्होंने किंग ने क्रिएट कर दिया हो, जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स को क्रिएट कर दिया हो, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स। सतवाहना का जो सतवाहनास का जो किंगडम था, इनका जो किंगडम था वो यहाँ पर 3 ग्रेड्स ऑफ फ्यूडेटरीज, इनकी फ्यूडेटरीज थी जिनमें ये डिवाइडेड था। 3 थी, वो 3 टाइप्स ऑफ फ्यूडेटरीज इनके पास प्रेजेंट थी। वो फ्यूडेटरीज थी हमारी, सबसे पहले राजा जो कॉइन्स को बनवाता है, जिसके पास राइट है टू स्ट्राइक कॉइन्स, ये कॉइन्स भी बनवाता है, ये कॉइन्स बनवाता है। फिर आते हैं हमारे महाभोज। फिर आते हैं हमारे सेनापति। और अगर हम यहाँ पर हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव को देखें, हमारे सतवाहनास के एडमिनिस्ट्रेटिव को देखें, तो यहाँ पर रेवेन्यू जो था, रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था, बोथ कलेक्टेड इन बोथ कैश एंड काइंड। अभी ये कैश में भी पे कर सकते हो आप, वहाँ पर रेवेन्यू या टैक्स जो भी था वो आप कैश में भी यहाँ पर पे कर सकते हो, या आप उसे एक प्रोडक्ट के तौर पर भी आप उसे पे कर सकते हो कि आपके पास पैसे नहीं है, आपने लेकिन जो ग्रो किया हुआ है अपनी फील्ड्स में, आप जो भी जो है एक प्रोड्यूस कर रहे हो, कोई भी चीज़ अगर आप वीविंग कर रहे हो तो आप उस चीज़ को, जो प्रोडक्ट बनेगा आप उसको जो है वो दे सकते हो, या आपने कोई अपनी फील्ड में कोई चीज़ इस तरह की क्रॉप को ग्रो किया है जो कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है, आप उसे एज अ काइंड जो है आप अपना रेवेन्यू दे सकते हो। तो यहाँ पर आप रेवेन्यू दोनों फॉर्म में दे सकते हो, या तो आप कैश में दे दो या आप काइंड में दे दो। कलेक्टेड इन बोथ कैश एंड काइंड, कैश और काइंड दोनों में कलेक्ट की जा सकती थी। जिसके पास कैश नहीं है वो काइंड में दे देता था, जिसके पास काइंड नहीं है वो कैश में दे देता था। तो यहाँ पर सतवाहनास किंग्स वर द फर्स्ट इन द इंडियन हिस्ट्री टू मेक टैक्स फ्री लैंड्स ग्रांट टू बुद्धिस्ट एंड ब्राह्मण्स टू गेन रिलीजियस मेरिट। तो सतवाहनास का जो किंगडम था ये पहला ऐसा किंगडम है, सतवाहनास किंग्स, ये पहले ऐसे हैं जिन्होंने जो लैंड ग्रांट दी थी बुद्धिस्ट मॉन्क्स को और ब्राह्मण्स को, वो इन्होंने टैक्स फ्री दी थी कि आप
इन लैंड के ऊपर, आप ये लैंड ग्रांट के ऊपर टैक्स नहीं दोगे, आपको कोई प्रोड्यूस देने की ज़रूरत नहीं है, कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये पहले ऐसे, हिस्ट्री में सतवाहनास किंग पहले ऐसे थे जिन्होंने लैंड ग्रांट्स दिए बुद्धिस्ट मॉन्क्स और ब्राह्मण्स को, लेकिन वो भी टैक्स फ्री, इनसे कोई टैक्स नहीं लेता था, जिसकी वजह से ये एक इन्होंने रिलीजियस मेरिट को गेन किया और इन्होंने जो है इन सब चीज़ों को यहाँ पर प्रमोट किया, बुद्धिज़्म और ब्रह्मानिज़्म दोनों का इसी वजह से यहाँ पर प्रमोशन होता गया। तो ये हमने पढ़ा था हमारे पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक, जिसका नाम है मटेरियल कल्चर। मटेरियल कल्चर की ओर, मटेरियल मटेरियल कल्चर। तो यहाँ पर अगर हम देखें सतवाहनास, दे एक्टेड एज अ ब्रिज बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। तो जो हमारे सतवाहनास थे, सतवाहनास जो थे ये इन्होंने एक ब्रिज की तरह यहाँ पर वर्क किया, हमारे नॉर्थ एंड साउथ इंडिया को जोड़ने का काम किया, नॉर्थ एंड साउथ को एक यहाँ पर जोड़ने का काम किया। यहाँ पर सतवाहनास ने इन दोनों को जो है एक ब्रिज की तरह यहाँ पर जोड़ करके रखा था। ये चीज़ें हमें सतवाहनास के बनाए हुए जो ये मटेरियल कल्चर को बना रहे थे, जो ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर को ये ग्रो कर रहे थे, हमें वहाँ से पता चला। क्योंकि जब इन्होंने अपने मटेरियल कल्चर को ग्रो किया, अपने आर्ट एंड कल्चर को इन्होंने ग्रो किया, तब इन्होंने एक फ्यूजन को दिखाया, एक फ्यूजन दिखाया ऑफ बोथ। यहाँ पर लोकल डेक्कन एलिमेंट्स भी प्रेजेंट थे। इन्होंने जो भी यहाँ पर आर्किटेक्चर दिखाया उसमें हमें लोकल डेक्कन एलिमेंट भी दिखाई दे रहा था, एलिमेंट दिखाई दे रहा था, और साथ के साथ हमें नॉर्दर्न इंग्रेडिएंट्स भी दिखाई दे रहे थे। नॉर्दर्न इंग्रेडिएंट्स भी यहाँ पर दिखाई दे रहे थे। जैसे कि अगर हम एक फ्यूजन अगर हम यहाँ पर बात करें, तो फिर आपने देखा होगा कि भी साउथ इंडिया में ज़्यादातर जो है डिशेस हैं, जैसे कि रसम राइस, दे आर वेरी फेमस इन साउथ इंडिया। रसम राइस, रसम इज प्रिपेयर्ड separately and the rice they are prepared separately and both are a fusion। एक अच्छा सा एक टेस्ट यहाँ पर जो है वो निकल करके आता है उसमें। अगर हम देखें तो साउथ इंडियन फूड इज़ वेरी फ्लेवरफुल एंड वेरी हेल्दी, एक हेल्दी सा कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है होता है। अगर हम सांबर की बात करें, सांबर जो है एक यहाँ पर हमें कॉम्बिनेशन ऑफ वेजिटेबल्स का दिखाई देता है, जहाँ पर सांबर में अलग अलग जो है वेजिटेबल्स दिखाई दे रही थी, और वो चीज़ें हम डोसा के साथ उसे सर्व कर रहे हैं या उसे इडली के साथ वो सर्व की जाती है। लेकिन अगर हम यहीं पर महाराष्ट्र डिश देखें जो कि है पाव भाजी, पाव भाजी में क्या है कि अलग अलग जो वेजिटेबल्स हैं उन्हें बॉईल करके कुक किया जाता है एंड a lot of मसालाज आर एडेड इनटू दैट, ताकि वो जो फ्लेवर है वो हमारे जो पाव भाजी का जो फ्लेवर है, भाजी का जो फ्लेवर है वो उभर करके आए। तो वहीं पर सांबर में वी हैव सीन द वेजिटेबल्स, उसमें वेजिटेबल्स दिखाई दे रही होती हैं जो कि एज अ बॉईल करके डाली जाती हैं। ड्रम स्टिक्स होते हैं, कैरेट होता है, और भी बहुत सारी जो वेजिटेबल्स होती हैं, मुझे इतने नाम भी नहीं पता बिकॉज मैं साउथ इंडियन नहीं हूँ। तो वो साउथ इंडियन की जो डिश है वो बहुत अच्छी लग रही होती है। वहीं हमारे नॉर्थ इंडिया में क्या है, वही हम चीज़ें अगर हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर दें तो फिर हमारे हमारे नॉर्थ इंडिया में कहा जाता है कि ये मिक्स वेज की आइटम बन चुकी है। वो मिक्स वेज बन चुका है, जो
अलग सी एक आइटम है, लेकिन वही सांबर में भी वो सारी सब्जियां मिक्स कर देते हैं और वो सांबर बन जाता है। ये एक कॉम्बिनेशन, एक स्वीट सा कॉम्बिनेशन हो गया। हो तो डिफरेंटली गया, बनते भी दोनों डिफरेंटली हैं, लेकिन सब्जियां तो वही डल रही हैं ना, वही सेम चीज़ें हैं। उसमें एक आधी ज़्यादा हो सकती है या उसमें एक आधी कम हो सकती है। ये होता है, एक फ्यूजन हो रहा है दोनों के बीच में। दोनों को यहाँ पर अगर हम देखें तो एक फ्यूजन सा दिखाई दे रहा है दोनों के बीच में। एक कड़ी यहाँ पर दिखाई दे रही है बनती हुई। तो एक ब्रिज इन दोनों के बीच में डेवलप हो रहा है। दोनों का टेस्ट बहुत ज़्यादा ऑथेंटिकली अच्छा होता है। नॉर्थ इंडियन डिशेस, दे आर कंपेरेबल, वेरी नाइस, वेरी डिलीशियस। वहीं पर हमारी साउथ इंडियन डिशेस भी उन चीज़ों से कम नहीं होती हैं। तो यहाँ पर भी इन्होंने लोकल डेक्कन एलिमेंट्स और नॉर्दर्न एलिमेंट्स को यूज़ करके एक आर्किटेक्चरल फॉर्म को यहाँ पर डेवलप किया। एक आर्किटेक्ट को यहाँ पर इन्होंने एक जन्म दिया, जो कि बहुत ही अच्छी एक फ्यूजनिस्टिकली चीज़ हमें दिखाई दे रही थी। दोनों का एक फ्यूजन दिखाई दे रहा था, दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ें दिखाई दे रही थी। तो अगर हम आगे देखें इसमें, तो कॉन्टेक्ट विद द नॉर्थ, द पीपल ऑफ डेक्कन लर्नड द यूज ऑफ कॉइन्स, बर्nt ब्रिक्स, रिंग वेल्स, द आर्ट ऑफ राइटिंग एंड सो ऑन। जैसे कि हमारे साउथ इंडियन लोगों का यहाँ पर अगर आज भी अगर हम देखें, जो हमारे साउथ इंडियंस हैं, अगर उनसे जा कर के पूछें, दे विल लाइक देयर ओन कल्चर। वो अपने कल्चर को तो लाइक करते ही हैं, लेकिन अगर हम उनसे पूछें भी तो वो हमारे नॉर्थ इंडिया को भी अलग नहीं गिनेंगे। वो भी यही कहेंगे कि भी इनका भी फ्लेवर बहुत अच्छा है, इनकी डिशेज़, इनके कल्चर भी बहुत अच्छे हैं। और अगर हम हमारे नॉर्थ इंडियन पीपल्स की बात करें, तो हमारे साउथ इंडियंस को भी हम यही कहते हैं कि दे आर वेरी इंटेलिजेंट पर्सन्स। वो बहुत इंटेलिजेंट हैं, हम उन्हें उनकी प्रशंसा भी करते हैं, जिसकी वजह से आज हमारे कंट्री बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है। नॉट ओनली बिकॉज ऑफ देम, बट बिकॉज ऑफ द यूनिटी विच वी हैव शोन टूवर्ड्स ईच अदर। यहाँ पर भी इन्होंने, साउथ इंडियंस ने, कहीं से भी आपको कोई चीज़ सीखने को मिले तो वो सीख लेनी चाहिए। वहीं साउथ इंडियंस ने भी सीखा। साउथ इंडियंस ने देखा कि भी जो नॉर्थ के लोग हैं वो यहाँ पर राइटिंग, आर्ट ऑफ राइटिंग है इनके पास, आर्ट ऑफ राइटिंग भी कर रहे हैं, तो इन्होंने वो भी सीख लिया। इनके पास ये बर्nt ब्रिक्स का यूज़ कर रहे थे, इन्होंने वो भी सीख लिया। यहाँ पर ये लोग कॉइन्स का यूज़ कर रहे थे, तो इन्होंने नॉर्थ इंडियन से वो भी सीख लिया। तो जहाँ से आपको अच्छी चीज़ दिखाई दे रही हो तो वो हमें सीख लेनी चाहिए। जैसे कि हमें जो हमारे ब्रेकफास्ट जो होते हैं वो हम आज भी वही यूज़ करते हैं। जैसे कि डोसास हमारे घर में बनते हैं। बहुत सारे लोग होंगे जिनके घर में डोसा एज अ ब्रेकफास्ट बनता होगा, बहुत सारे होंगे। यही चीज़ हमने कहाँ से सीखी? ये हमने साउथ इंडियन से सीखी। साउथ इंडियंस का तो खाना ही यही है, वो खाते ही यही हैं, तो उनका फ्लेवर ही यही है, तो वो इस चीज़ को एंजॉय करते हैं। लेकिन हमने उसे एज अपने ब्रेकफास्ट में ऐड किया, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, क्योंकि ये फर्मेंटेशन से बनता है। कोई डोसा वगैरह, डोसा हो गया, इडली हो गया, ये फर्मेंटेड फूड्स हैं, तो इन्हें अपने ब्रेकफास्ट में ऐड करना, दैट इज़ अ वेरी हेल्दी थिंग। एक अच्छी आदत है, हेल्दी आइटम है, तो ये हमें ऐड ऑन करनी चाहिए। ये अच्छी चीज़ थी जो हमने साउथ इंडियन से सीखी। साउथ इंडियंस ने कुछ नॉर्थ से सीखा, तो उन्होंने आर्ट ऑफ राइटिंग सीखी। उन्होंने हमारे जो नॉर्थ के लोग थे, हमारे नॉर्थ पीपल जो थे, इन्होंने साउथ पीपल्स ने, साउथ के जो पीपल्स थे या डेक्कन जो पीपल थे, साउथ और डेक्कन पीपल थे, जो लर्नड आर्ट ऑफ राइटिंग। इन्होंने लिखने की जो आर्ट थी वो हमसे सीखी, हम नॉर्थ इंडियन से सीखी, नॉर्थ पीपल से सीखी। तो यहाँ पर इन्होंने यूज़ ऑफ कॉइन्स भी सीखा, यूज़ ऑफ कॉइन्स सीखा। साथ में इन्होंने बर्nt ब्रिक्स को सीखा बनाना। इनका जो हमारी बर्nt ब्रिक्स थी, इनका हम कैसे यूज़ कर सकते हैं हमारे कंस्ट्रक्शन में या कोई भी चीज़ को ब्यूटीफाई करने में, ये चीज़ें भी इन्होंने यहाँ से सीखी। रिंग वेल्स जो थी, उनका इन्होंने यहाँ पर सीखा कि रिंग वेल्स कैसे यूज़ हो सकते हैं, कि इनका निर्माण कैसे हो सकता है। ऐसी चीज़ें इन्होंने बहुत सारी सीखी यहाँ पर। देयर वॉज रेगुलर यूज़ ऑफ फायर बेक्ड ब्रिक्स। तो यहाँ पर ये जो थे फायर बेक्ड ब्रिक्स जो थी या बर्nt ब्रिक्स जो थी, इनका ये रेगुलरली यूज़ कर रहे थे। इन्होंने यहाँ पर
रूफ टाइल्स का भी यूज़ किया, ताकि कंस्ट्रक्शन, अगर किसी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन की जाए तो उस बिल्डिंग की लॉन्गेविटी, उस इमारत की जो जीवन की, उसकी इमारत की जो कंस्ट्रक्शन की जो यहाँ पर वैल्यू है वो ज़्यादा बढ़ सके, वो ज़्यादा टाइम तक जो है वो चल सके। इसीलिए इन्होंने रूफ टाइल्स को यहाँ पर यूज़ किया अपने कंस्ट्रक्शंस में। अगर हम यहाँ पर देखें, फॉर इंस्टेंस इन करीमनगर एज मैनी 22 ब्रिक वॉल्स हैज़ बिन डिस्कवर्ड। तो यहाँ पर 22 ब्रिक वॉल्स हमें मिली है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो करीमनगर है जो एग्जाम्पल, करीमनगर में हमें एक वॉल मिली है, 22 ब्रिक वॉल मिली है, जहाँ से हमें पता लगता है कि ये लोग बर्न्ट ब्रिक्स का यूज़ कर रहे थे। और यहाँ पर इन्होंने ऐसे ड्रेन्स बनाई हैं, ड्रेन्स को बनाया है इन्होंने, ड्रेन्स जो कवर्ड हैं, हम हड़प्पा से बनाते आ रहे थे, हमने ड्रेन्स हड़प्पा से बनाई थी जो कवर्ड थी, यहाँ पर इन्होंने ड्रेन्स बनाई जो कवर्ड थी। ये भी चीज़ें हमसे ही सीखी हैं। ड्रेन्स जो कि कवर्ड थी, कवर्ड ड्रेन्स इन्होंने बनवाई। और यहाँ पर इन्होंने जो था, यहाँ पर देखा कि ये लोग आयरन का भी यूज़ कर रहे थे, दे यूज़ आयरन, एंड यहाँ पर इन्होंने एग्रीकल्चर को भी सीखा। यहाँ पर यूज़ ऑफ आयरन भी था, यहाँ पर ये एग्रीकल्चर भी कर रहे थे, एग्रीकल्चर भी प्रेजेंट था। और अगर हम यहाँ पर देखें, देन दे प्रोबेबली एक्सप्लॉइटेड द रिच मिनरल रिसोर्सेज ऑफ डेक्कन। इन्होंने, हो सकता है शायद इन्होंने रिच मिनरल्स रिसोर्सेज जो थे डेक्कन के, उनको इन्होंने एक्सप्लॉइट कर दिया। जैसे कि आयरन ओर्स जो हमें मिल रहे थे, इन्होंने एक्सप्लॉइटेशन करना भी स्टार्ट किया, एक्सप्लॉइटेशन करना भी स्टार्ट किया, एक्सप्लॉइटेड रिच मिनरल्स। एग्जाम्पल, आयरन ओर्स। आयरन ओर्स हमें मिल रहे थे करीमनगर एंड वरंगल से, करीमनगर एंड वरंगल से हमें मिल रहे थे आयरन ओर्स। और कोलार फील्ड्स भी थी, KGF देखा है ना, KGF मूवी आई थी, दैट इज़ द कोलार फील्ड। यहाँ पर गोल्ड मिल रहा था, गोल्ड हमें कोलार फील्ड्स में से ही मिल रहा था, कोलार फील्ड्स में से हमें गोल्ड मिल रहा था, KGF, कोलार गोल्ड फील्ड्स, KGF। तो यहाँ पर गोल्ड कॉइन्स भी मिल रहे थे, यहाँ पर इन्होंने लेड के कॉइन्स भी देखे। तो ये चीज़ें अगर हम देखें तो जो डेक्कन पीपल थे, डेक्कन्स डेवलप्ड अ वेरी एडवांस्ड रूरल इकोनॉमी। इन्होंने अपनी रूरल इकोनॉमी को बहुत ही ज़्यादा एडवांस कर लिया था। यहाँ पर डेक्कन ने अपनी रूरल इकोनॉमी को बहुत ही ज़्यादा एडवांस कर लिया। डेक्कन डेवलप्ड एडवांस्ड रूरल इकोनॉमी। रूरल इकोनॉमी को इन्होंने यहाँ पर जो था वो एडवांस कर लिया था। द पीपल न्यू अबाउट आर्ट ऑफ पैडी ट्रांसप्लांटेशन। यहाँ के लोगों को पैडी ट्रांसप्लांटेशन के बारे में भी पता था। इन्होंने आर्ट ऑफ पैडी ट्रांसप्लांटेशन को भी जान लिया था। आर्ट ऑफ पैडी ट्रांसप्लांटेशन को भी इन्होंने यहाँ पर इसकी आर्ट को भी जान लिया था। जैसे कि पहले हमने सीड्स को ग्रो किया, फिर उसके बाद हमें पता लगा कि हम सैपलिंग्स को भी ग्रो करके हमारे पैडी को ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि हमारे नॉर्थ इंडिया में आपने देखा होगा कि भी यूपी के, वेस्टर्न यूपी के इलाके में, जो हमारे हरियाणा का है, पंजाब का एरिया है, यहाँ पर आपने पैडी ग्रो करते हुए देखा होगा लोगों को, कि वो लोग क्या करते हैं, वो पैडी की जो हमारे सैपलिंग्स होते हैं उन्हें प्लांटेशन कर देते हैं इन अबंडेंस ऑफ वाटर। अ लॉट ऑफ वाटर इज़ रिक्वायर्ड इन द प्लांटेशन ऑफ पैडी। पैडी को ग्रो करने के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है वो पानी की ज़रूरत होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर हमें चाहिए।
जो वहीं पर स्टेबल रहे, ताकि प्लांट जो है हमारे पैडी के जो प्लांट्स हैं वो ग्रो कर पाएँ। तो वहाँ पर प्लांटेशंस की जाती हैं, बेड्स बनाए जाते हैं। वो चीज़ें यहाँ पर आपने देखा होगा जो मैंने एरियाज़ बताए हैं, जैसे कि वेस्टर्न यूपी का एरिया हो गया, हमारा हरियाणा हो गया, जो हमारा पंजाब का एरिया हो गया, और हमारे जो वेस्ट बंगाल के एरियाज़ भी हैं, बिहार के एरिया या वेस्ट बंगाल का एरिया जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है, वहाँ पर भी आपने पैडी की प्लांटेशंस को देखा होगा। तो उन्हें ये सब चीज़ें भी पता थी। तो यहाँ पर जो आंध्रा का रीजन है, आंध्रा का रीजन फेमस था फॉर इट्स कॉटन प्रोडक्ट्स। आंध्रा का रीजन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फेमस था फॉर कॉटन प्रोडक्ट्स। कॉटन प्रोडक्ट्स भी यहाँ पर जो थे वो बहुत ही ज़्यादा बिक रहे थे, वो भी इन चीज़ों के बारे में बड़ा फेमस हो चुका था। तो ये था हमारे मटेरियल कल्चर के बारे में जो हमने अभी पढ़ा सतवाहनास का। अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक रह चुका है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ ही कवर कर लेंगे। जो हमारा सोशल ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में ही कवर कर लेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज़ में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो देन शेयर दिस वीडियो and do subscribe the channel. Thank you for those who have subscribed to my channel and shown a lot of love towards my videos. Thank you so much once again for watching my videos. Thank you so much.